हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह और इसमें हमारा चैप्टर 8 एग्रीकल्चर चल रहा है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड एफडीआई इन अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में एफडीआई का क्या रोल है, इसको हम साथ में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट से। तो सबसे पहले बात आती है कि सप्लाई चेन होती क्या है। सप्लाई चेन जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, अपस्ट्रीम, मिड स्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का प्रोसेस, तो वो क्या है, वो एक सप्लाई चेन है कि कैसे हम रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उस रॉ मटेरियल से हम फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उस फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को हम आगे कस्टमर तक पहुंचाते हैं। तो रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के बीच में जितना भी प्रोसेस होता है, कैसे रॉ मटेरियल को हम फिनिश्ड प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सप्लाई चेन बोलते हैं। और फाइनली उसको कस्टमर तक पहुंचाना, ये सप्लाई चेन का ही पार्ट है। और ये जो सप्लाई चेन होती है, ये सर्विस सेक्टर में भी होती है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी होती है। सर्विस सेक्टर में क्या हो गया, सर्विस सेक्टर में आ गया जैसे बैंकिंग हो गया, या फिर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, किसी ने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया है, तो वो क्या है, वो भी एक, उसके अंदर भी एक प्रॉपर सप्लाई चेन होती है। जैसे कि कोचिंग सेंटर शुरू किया है, तो स्टार्टिंग में क्या करेंगे, वो स्टूडेंट्स को ढूंढेंगे, टीचर्स को ढूंढेंगे, फिर उसको टीचर्स हायर करेंगे और फिर स्टूडेंट्स को अपना मार्केटिंग का काम करेंगे, जिसके थ्रू अपने कोचिंग सेंटर को प्रमोट करेंगे, फिर उनके पास स्टूडेंट्स आएंगे। हाँ, वो बात अलग है, कोचिंग सेंटर में क्या होता है कि टीचर एक जगह पे पढ़ाता है और उसमें 20, 30, 50, 100, 500 जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो एक ही टाइम पे स्टडी करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो चीज़ें बनाई जाती है अकॉर्डिंग टू डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करी जाती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री जो सप्लाई चेन होती है, वो उसकी जो कम्प्लेक्सिटी है वो वेरी करती है। किसी इंडस्ट्री की सप्लाई चेन जो होती है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, किसी इंडस्ट्री की जो सप्लाई चेन है वो थोड़ी सिंपल होती है। तो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री एंड फॉर्म टू फॉर्म जो सप्लाई चेन है वो वेरी करती रहती है। बेसिकली अगर हम बात करें तो सप्लाई चेन में क्या चीज़ें आ जाती है, मार्केटिंग हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो गया, प्लानिंग करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, और जो परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशंस आ गई हैं, ये सारी क्या है, सप्लाई चेन का पार्ट है। और ये जो सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स है ना, मार्केटिंग का, डिस्ट्रीब्यूशन का, प्लानिंग का, ये सारे इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। मार्केटिंग वाला क्या करेगा, प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेगा कि आप हमारा प्रोडक्ट खरीदो, इसके क्या क्या बेनिफिट्स है वो कस्टमर्स को बताएगा। डिस्ट्रीब्यूशन वाले का काम क्या है, जो प्रोडक्ट्स, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, किसी भी रिटेल स्टोर पे या फाइनल कस्टमर को किसी भी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करना। प्लानिंग का काम क्या है कि उन्होंने प्रॉपर प्लान बनाकर रखना है कि कितने डिमांड आई है, कितनी हमने सप्लाई करनी है, वो प्रॉपर प्लानिंग का काम एक अलग डिपार्टमेंट का होता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम क्या है, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना अकॉर्डिंग टू डिमांड। डिमांड ज्यादा है तो मैन्युफैक्चर ज्यादा करेंगे, डिमांड कम है तो मैन्युफैक्चरिंग कम होगी, राइट। तो ये सारे जो यूनिट्स है ना सप्लाई चेन के, ये इंडिपेंडेंटली अपना अपना काम कर रहे हैं। और बाकी जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग यूनिट्स है, जैसे हमने अभी देखा मार्केटिंग का काम कर रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है। तो ये जो होते हैं अलग अलग यूनिट्स, इनके बीच में भी ऑल्दो ये इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, बट इनके बीच में भी कभी कभार क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट क्यों आते हैं, फॉर एग्जाम्पल अब देखो, मार्केटिंग वाले का काम क्या है, मार्केटिंग करना प्रोडक्ट की, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोडक्ट बेचना। अब मार्केटिंग वाला क्या कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है कि भी आप हमारा प्रोडक्ट खरीदो। सपोज कोई सोप की फैक्ट्री है, तो वो क्या कर रहा है, अपने सोप को प्रमोट कर रहा है कि हमारा सोप बहुत अच्छा है, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है, आप हमारे सोप को खरीदो। अब मार्केटिंग वाले ने इसकी जो डिमांड है वो बढ़ा दी है मार्केट में, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग वाला है, मैन्युफैक्चरिंग वाला जो है वो, उसके पास प्रॉपर रॉ मटेरियल नहीं है, जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग सोप्स को बनाने का। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे ये जो मार्केटिंग वाला है और मैन्युफैक्चरिंग वाला है, यहाँ पे फिर इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, क्योंकि मार्केटिंग वाला बोल रहा है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग वाले के पास प्रॉपर रॉ मटेरियल नहीं आ रहा। वो रॉ मटेरियल वाले को बोलेगा कि भाई मुझे रॉ मटेरियल ला कर दो। तो यहाँ पे फिर कभी कभार इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं सेल को लेकर, राइट।
अब कभी कभार क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस होते हैं उनका काम क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस मतलब कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग का काम फैक्ट्री के अंदर हो रहा है, तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस चल रहे होते हैं इनका मेन एम क्या होता है, इनका एम होता है कि मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करना, आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए और कॉस्ट उस पर कम से कम होनी चाहिए। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस का मेन एम यही रहता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस इसी तरीके से करे जाते हैं कि उस पर मैक्सिमम उससे आउटपुट निकाली जा सके बट कॉस्ट कम से कम लगे। और इसमें परचेजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं। परचेजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, जो लीगल एग्रीमेंट्स होते हैं बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स। अब कोई इंडस्ट्री है वो क्या है, वो अपने प्रोडक्ट्स बना रही है। अब कभी कभार क्या होता है, जो बायर होता है वो सीधा इंडस्ट्री के साथ परचेजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स कर लेता है कि मुझे इतने यूनिट्स चाहिए। जैसे कि सोप फैक्ट्री ही है तो वो सोप की डिमांड बता देगा कि मुझे इतने यूनिट सोप चाहिए आने वाले 1 साल में या 2 साल में, जो भी है उसकी डिमांड है अपनी, वो आगे मार्केट में उसकी क्या मार्केटिंग चल रही है सोप की, तो उसके अकॉर्डिंग वो पहले से ही ऑर्डर्स दे देते हैं। और ये जो परचेजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये लीगल बाइंडिंग होती है। अगर उसने बोला है कि मुझे सोप के 100 यूनिट्स चाहिए आने वाले 6 महीने में या 1 साल में, तो जो इंडस्ट्री होती है उसको बनाकर देने ही पड़ते हैं, राइट। इसके अलावा ये जो प्रॉपर सप्लाई चेन होती है, सप्लाई चेन का एक मैकेनिज्म होता है। सप्लाई चेन क्या है, सप्लाई चेन एक स्ट्रैटेजी है, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग काम चल रहा है। रॉ मटेरियल आ रहा है, उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो ये क्या है, एक तरह की स्ट्रैटेजी है। और इस स्ट्रैटेजी के अंदर जितने भी यूनिट्स काम कर रहे हैं वो प्रॉपर इंटीग्रेशन के साथ काम कर रहे हैं। ये एक मतलब एक टारगेट होता है कि इसके अंदर जितने भी अलग अलग यूनिट्स काम कर रहे हैं ना, वो प्रॉपर इंटीग्रेशन के साथ काम करें, तो जो हमारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट होती है वो अच्छी होती है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट है ये चीज, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक स्ट्रैटेजी है जिसके अंदर अलग अलग यूनिट्स जो है वो इंटीग्रेशन के साथ काम करते हैं, क्योंकि सारे यूनिट्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जैसे हमने ऊपर एग्जांपल पे देखा था कि मार्केटिंग वाला किस पे डिपेंडेंट है, मैन्युफैक्चरिंग वाले पे डिपेंडेंट है। मैन्युफैक्चरिंग वाला आगे रॉ मटेरियल सप्लायर पे डिपेंडेंट है, जहां से उसको रॉ मटेरियल मिल रहा है, क्योंकि इसको प्रॉपर रॉ मटेरियल मिलेगा तभी तो मैन्युफैक्चरिंग होएगी। मैन्युफैक्चरिंग होगी, बीच में डिस्ट्रीब्यूशन वाला यूनिट भी आ जाएगा और बहुत सारे यूनिट्स, पैकेजिंग का यूनिट आ जाएगा। तो अलग अलग जो यूनिट्स है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इसमें से एक यूनिट भी अगर अच्छे से काम नहीं कर रहा तो पूरी की पूरी जो हमारी सप्लाई चेन है वो खराब हो जाती है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या होता है, जो मटेरियल है उसका प्रॉपर फ्लो होता है। और ये जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट होती है ये एक सिंगल इंडस्ट्री की या किसी सिंगल फर्म की भी हो सकती है या फिर पूरी की पूरी कंट्री की भी हो सकती है। एक कंट्री के अंदर भी पूरी की एक प्रॉपर सप्लाई चेन काम करती है और उस कंट्री के अंदर जो इंडस्ट्रीज है वो इंडस्ट्रीज की भी अपनी अपनी सप्लाई चेन होती है जिसके थ्रू वो इंडस्ट्री प्रॉपर काम करती है। और ये जो सप्लाई चेन है इसके अंदर बहुत सारे प्लेयर्स काम करते हैं और ये जो प्लेयर्स काम कर रहे हैं ये आपस में इफेक्टिवली मैनेजमेंट के साथ काम करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे तभी इफेक्टिव सप्लाई चेन बन पाएगी। जितना इन प्लेयर्स के बीच में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बीच में जितने भी प्लेयर्स काम कर रहे हैं उनके बीच में जितना रिलेशनशिप अच्छा होगा उतनी ही हमारी जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो अच्छी रहेगी। और ये जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है इसमें सारी की सारी एक्टिविटीज को कवर किया जाता है, जैसे कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट कैसे करनी है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट आ गया कि किस तरह का प्रोडक्ट हमने मैन्युफैक्चर करना है, कैसे करना है, तो ये चीजें आ जाती हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर। फिर सोर्सिंग आ गया कि हमारा रॉ मटेरियल का सोर्स क्या होगा, कहाँ से हम रॉ मटेरियल उठाएंगे प्रोडक्ट को बनाने के लिए। प्रोडक्शन आ गया, प्रोडक्शन का काम हम कैसे करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की कैसे होएगी, उसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, कौन कौन सी मशीन सेटअप करनी पड़ेगी, ये सारा कुछ काम करना। लॉजिस्टिक्स का काम हो गया कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे करनी है, रॉ मटेरियल को पहले इंडस्ट्री तक पहुंचाना, फिर इंडस्ट्री से फाइनल प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पहुंचाना, तो सारा लॉजिस्टिक का काम वो एक प्रॉपर वे में काम करता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया कि कैसे हमने प्रोडक्ट को बनाना है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करनी है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, रिसर्च डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें आ जाती है। और प्रोडक्ट को बनाने से लेकर फाइनल कस्टमर तक पहुंचाने के बीच में जितने भी प्लेयर्स काम कर रहे हैं वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं, ये जानने के लिए सब जितने भी इसके बीच में स्टेप्स आते हैं उनकी इंफॉर्मेशन पता होना ये भी बहुत
ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हमें इंफॉर्मेशन ही नहीं होएगी तो जो हमारी सप्लाई चेन है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएगी। इसीलिए जो फिजिकल फ्लो है और इंफॉर्मेशन फ्लो है दोनों आपस में लिंक्ड है, क्योंकि जो फिजिकल फ्लो प्रोडक्ट्स का हो रहा है ना, रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है, उसके बाद आगे फिर मैन्युफैक्चर हो गया, पैकेजिंग हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन का काम हो रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन फिजिकल फ्लो जैसे प्रोडक्ट्स का हो रहा है ना, वैसे वैसे इंफॉर्मेशन का फ्लो भी हर स्टेप पे होना बहुत ज़रूरी है। इंफॉर्मेशन भी साथ साथ होनी चाहिए कि कितने यूनिट्स प्रोडक्ट बन रहा है, कितने यूनिट्स आगे मार्केट में पहुंच रहा है, कितने यूनिट्स की सेल हो रही है। तो फिजिकल फ्लो और इंफॉर्मेशन फ्लो दोनों लिंक्ड होने जरूरी है प्रॉपर सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए। फिजिकल फ्लो में क्या आता है? फिजिकल फ्लो में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, मूवमेंट हो गया, प्रोडक्ट की मूवमेंट कैसे हो रही है, कहाँ पे स्टोरेज हो रही है, कितने प्रोडक्ट्स की स्टोरेज है, कितने गुड्स की या कितना मटेरियल हमारा स्टोर किया गया है। तो सप्लाई चेन को, जो सप्लाई चेन है उसको विजिबल बनाने के लिए, उसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए प्रॉपर फिजिकल फ्लो की और इंफॉर्मेशन फ्लो की ज़रूरत होती है और दोनों को लिंक करने की ज़रूरत होती है, सो दैट कि हमें डे टू डे एक्टिविटीज़ के बारे में पता लग सके कि डे टू डे कितने गुड्स की जो है सप्लाई चेन में कितनी गुड्स मूव आगे कर रही है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं एफडीआई इन अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब देखो, अगर हम बात करें अपस्ट्रीम की या डाउनस्ट्रीम प्रोसेस की या सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, तो ये हमारे इंडिया में जो सप्लाई चेन भी है ना, तो प्रॉपरली काम कर नहीं रही प्रॉपरली। जैसे एक सिस्टमेटिक तरीका होता है ना सप्लाई चेन का भी, तो वो सप्लाई चेन जो हमारी है वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, प्रॉपर इसकी डेवलपमेंट हो नहीं पाई। यहाँ पर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। क्यों रिफॉर्म्स की ज़रूरत है? क्योंकि हमारी जो मार्केट है ना, मार्केट भी हमारी प्रॉपर नहीं है। एपीएमसी मंडियों की ही बात कर ले तो जो एपीएमसी मंडियां हैं वो भी हमारी प्रॉपर डेवलप हो नहीं पाई। वहां पे भी बहुत सारी खामियां रह गई है एपीएमसी मंडियों में भी। जैसे हमने पढ़ा था पहले, एपीएमसी मंडियां हमारी प्रॉपर डेवलप नहीं है। वहां पे कोई स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है, कोई ग्रेडिंग की फैसिलिटी नहीं है, कोई पैकेजिंग की फैसिलिटी नहीं है। अनाज जो है मंडियों में पड़ा ऐसे ही सड़ गल रहा है। तो यहाँ पे हमारे जो सप्लाई चेन है ना, तो वो अच्छी नहीं है। सप्लाई चेन में बहुत सारी गड़बड़ है। तो सप्लाई चेन को अच्छा बनाने के लिए हमें सप्लाई चेन में ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, उसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। अब इन्वेस्ट करने के लिए हमारी सरकार के पास इतना पैसा तो है नहीं कि वो सारा का सारा सप्लाई चेन में ही इन्वेस्ट कर दे। तो इसीलिए ये जो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है ना, ये हमें कॉरपोरेट सेक्टर से इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। लेकिन जो कॉरपोरेट सेक्टर है वो हमारे सप्लाई चेन में या अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि इसमें ना तो कैपिटल है, ना कोई लॉजिस्टिक्स है, ना ही कोई पहले इनका कोई एक्सपीरियंस है। एग्रीकल्चर मार्केट का जो फ्रेमवर्क है पूरा बिगड़ा हुआ है। कोई भी जो चीज़ है हमारे यहाँ पे अच्छे से काम कर नहीं रही। इसीलिए प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को भी अभी के लिए दिख रहा है कि इसमें कुछ भी नहीं है, ना तो कोई स्टोरेज की फैसिलिटी है, इनके पास कोई चीज़ है ही नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर तो तब इन्वेस्ट करेगा ना अगर उनको कोई प्रॉफिट दिखेगा। तो इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी कोई प्रॉफिट दिख नहीं रहा, इसीलिए वो इन्वेस्ट कर नहीं रहा। तो इसीलिए फिर जो हमारी गवर्नमेंट है उसने क्या किया, उसने एफडीआई को अलाउ कर दिया रिटेल चेन डेवलपमेंट में, सो दैट कि अगर एफडीआई आएगी, फॉरेन जो फॉर्म्स है, फॉरेन मार्केट है, वो अगर हमारे इंडिया में आकर, फॉरेन कंपनीज है, मार्केट नहीं बोलेंगे, फॉरेन कंपनीज है, फॉरेन फॉर्म्स है, अगर वो इंडिया में आकर इन्वेस्ट करेगी, उससे क्या होगा, एक तो हमारे पास फंड्स आएंगे, फंड्स के साथ साथ हमारे यहाँ पे इंडिया में इंटरनेशनल एक्सपीरियंस आएगा, बेस्ट प्रैक्टिसेस आएगी एफडीआई के साथ साथ। तो इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिटेल चेन डेवलपमेंट में एफडीआई को अलाउ कर दिया है। क्योंकि अगर हमें ग्लोबल वर्ल्ड में, वर्ल्ड मार्केट में compete करना है, ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स लेने हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा बहुत तो खुद को अच्छा बनाना ही पड़ेगा, अपनी सप्लाई चेन को अच्छा करना पड़ेगा। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या चीज़ें आ जाती है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट में एक ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर होना चाहिए। अब रिटेल सेक्टर तो है बट इसको ऑर्गेनाइज तरीके से चलाने की ज़रूरत है। प्रॉपर लेवल ऑफ लॉजिस्टिक्स होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉपर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। जो हमारा रॉ मटेरियल प्रोडक्शन क्रॉपिंग पैटर्न है उसमें जो डाटा है उसको अपडेट करने की ज़रूरत है, पूरा प्रॉपर तरीके से उसको अपडेट करने की ज़रूरत है। इंटरनेशनल क्लास की पैकेजिंग होनी चाहिए,
फाइटोसैनिटरी एस्पेक्ट्स लाने की ज़रूरत है सो दैट कि जो पैकेजिंग है वो अच्छी हो, इंटरनेशनल मार्केट में जाकर जो हमारे सेलर्स है वो अट्रैक्ट हो, जो बायर्स है, सेलर नहीं, जो बायर्स है वो अट्रैक्ट हो। और इसके साथ साथ साफ सफाई का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब हमने ये फीचर्स तो बता दिए कि ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत है सप्लाई चेन को अच्छा बनाने के लिए, ग्लोबल प्लेयर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, सो दैट कि जो ग्लोबल प्लेयर्स है, जो फॉरेन की कंपनीज़ है, हमारे यहाँ पे आकर इन्वेस्ट करे और अपना बिजनेस एक्सपेंड करे और हमारा जो इंडिया है वो वर्ल्ड लेवल पे कम्पीट कर सके। अब इसके लिए हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट लेकर आई थी मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2018, बट अनफॉर्चुनेटली ये जो एक्ट था वो इम्प्लीमेंट हो नहीं पाया। ये जो एक्ट आया था इसका एम क्या था? इसका एम था सप्लाई चेन मैनेजमेंट को अच्छा बनाना, जो एग्री प्रोडक्ट मार्केट्स है, एग्री एक्सपोर्टर्स है, इसको फ्री अप करना। हमारी जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसमें आकर प्राइवेट प्लेयर्स इन्वेस्ट करें, उसको थोड़ा अच्छा बनाए। जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है, बल्क बायर्स है, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए। गवर्नमेंट इसमें एक्सपेक्ट कर रही थी कि इस एक्ट के थ्रू एफडीआई आएगी, एफडीआई की इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, प्राइवेट प्लेयर्स की इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी अगर हमारे यहाँ पे मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2018 इम्प्लीमेंट होता है तो। बट ये इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है। एग्री कमोडिटीज़ को की जो सेल है उसको एक्सपैंड करने के लिए ये एक्ट बनाया गया था, बट ये इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।